हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एकाधिकारी बाज़ार के बारे में पढ़ेंगे। एकाधिकार वह बाज़ार स्थिति है जिसमें एक फर्म ऐसी वस्तु की पूर्ति करती है जिसकी निकट की स्थानापन्न वस्तु बाज़ार में उपलब्ध नहीं होती है। इस प्रकार एकाधिकार के होने के लिए निम्न शर्तों का होना जरूरी है। सर्वप्रथम नंबर 1, एक पदार्थ का एक ही उत्पादक अथवा विक्रेता हो, अर्थात बाजार में वस्तु को बनाने वाला या बेचने वाला एक व्यक्ति या एक फर्म हो सकती है। उस पदार्थ के निकट के स्थानापन्न वर्तमान न हो, यानी एक एकाधिकारी जिस वस्तु को बाजार में बेचता है उस वस्तु की निकट की स्थानापन्न वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, उस उद्योग में प्रवेश पर अवरोध हो, यानी एकाधिकारी बाजार में फर्म ही उद्योग और उद्योग ही फर्म होता है और उसमें नई फर्मों का या कहीं अतिरिक्त फर्मों का प्रवेश निषिद्ध होता है। नेक्स्ट, मांग की प्रतिलोच। मांग की लोच एकाधिकारी बाजार में कम पाई जाती है, इसलिए एकाधिकारी बाजार में कीमत स्तर ऊंचा पाया जाता है। नेक्स्ट, फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है। जैसा मैंने आपको भी पहले बताया कि एकाधिकारी बाजार में फर्म ही उद्योग और उद्योग ही फर्म होती है। लीजिए, अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक एकाधिकार के बारे में। कुछ स्थितियों में बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि एक ही फर्म को वस्तु उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त हो। बाजार की स्थिति ऐसी होती है कि वह एक से संयंत्र के लिए उपयुक्त हो। उदाहरण के लिए रेल परिवहन, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति इत्यादि। सरकारी उपक्रमों की स्थिति इसी बाजार के अंतर्गत आती है। एकाधिकारी बाजार के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, जिनमें सर्वप्रथम कीमत और उत्पत्ति के बारे में। कीमत और उत्पत्ति के बारे में भ्रांति यह है कि एक एकाधिकारी कीमत और उत्पत्ति दोनों को एक साथ निर्धारित कर सकता है, परंतु सत्य यह है कि एकाधिकारी कीमत और उत्पत्ति में से किसी एक समय में किसी एक को ही निर्धारित कर सकता है। और इसके पीछे जो कारण है वह है कि एकाधिकारी बाजार का AR वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। यदि एक एकाधिकारी ऊंची कीमतों को निर्धारित करना चाहता है तो इसके लिए आवश्यक है कि वह उत्पत्ति की मात्रा को घटाए, और यदि वह उत्पत्ति की मात्रा को बढ़ाना चाहता है तो उसे कीमत स्तर नीचा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, लाभ के बारे में। लाभ के बारे में भ्रांति यह है कि एकाधिकारी हमेशा असामान्य लाभ प्राप्त करता है, परंतु उत्पादन में एकाधिकारी को या कहें अल्पकाल में एकाधिकारी को हानि की प्राप्ति भी हो सकती है, परंतु हानि की मात्रा TFC से कम होनी चाहिए, नहीं तो उत्पादक अर्थात एकाधिकारी उत्पादन करना बंद कर देता है। अर्थात अल्पकाल में एक एकाधिकारी को हानि भी प्राप्त हो सकती है। वह सामान्य लाभ प्राप्त कर सकता है और अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, मांग की लोच के बारे में। मांग की लोच के बारे में भ्रांति यह है कि एक एकाधिकारी के उत्पादन के बिंदु पर मांग बेलोचदार होती है, परंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि साम्य MR बराबर MC पर होता है। जब E is less than 1 हो तो MR is less than 0 होगी, इसीलिए MC is less than 0 होगी, जो कि संभव नहीं है। जब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 हो तो MR इज इक्वल टू 0 होगी, इसीलिए MC इज इक्वल टू 0 होगी, जो कि संभव नहीं है। अतः एक एकाधिकारी वहीं पर उत्पादन करेगा जहां पर मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। लीजिए, अब हम एकाधिकारी के साम्य के बारे में पढ़ते हैं। एकाधिकारी का साम्य, अल्पकालीन संतुलन। अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म के साम्य हेतु निम्न 3 बातें आवश्यक है। पहला, सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। दूसरा, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे, अर्थात SMC वक्र का ढाल MR वक्र के ढाल से अधिक होना चाहिए। यहाँ आपको एक साथ 2 रेखा चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ऊपर स्थित रेखा चित्र में
TR बराबर TC विधि के द्वारा एकाधिकारी के साम्य को बताया गया है और नीचे स्थित रेखा चित्र में एक एकाधिकारी के साम्य को MR बराबर MC विधि के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एकाधिकारी फर्म का साम्य वहाँ होता है जहाँ पर MR और MC दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और MR वक्र को MC वक्र जब काटता है उसके तुरंत पश्चात MC वक्र MR वक्र से ऊपर की ओर उठता हुआ होना चाहिए। कीमत और उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ या हानि, इन तीनों में से किसी भी स्थिति की प्राप्ति हो सकती है। लीजिए सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं अधिसामान्य लाभ यानी प्रॉफिट के बारे में। एकाधिकारी अधिसामान्य लाभ प्राप्त करता है जब उसकी औसत आगम औसत लागत से अधिक होती है। यहाँ इस रेखा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि एकाधिकारी के लाभ उस उत्पादन स्तर पर अधिकतम होंगे जिस पर की सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर है। उपयुक्त रेखा चित्र में OQ1 उत्पादन पर MR बराबर MC है। यदि एकाधिकारी OQ1 से कम मात्रा उत्पादित करता है तो उसके लाभ कम होंगे। इसके विरुद्ध यदि OQ1 से अधिक उत्पादन करता हो तो MC MR से अधिक होगी, जिससे वह OQ1 से अतिरिक्त इकाइयों पर हानि उठा रहा होगा। अब उत्पादन मात्रा OQ1 पर ही उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। OQ1 उत्पादन मांग पर OP1 कीमत होगी। यहाँ AB प्रति इकाई लाभ है तथा कुल अधिसामान्य लाभ PJAP है। अब हम सामान्य लाभ के बारे में पढ़ते हैं। जब औसत लागत औसत आगम के बराबर होती है तो फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। जैसा कि इस रेखा चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि AC और AR वक्र दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। उपयुक्त रेखा चित्र में फर्म E बिंदु पर संतुलन में है जहां वह OQ1 उत्पादन करती है और इसके परिणाम स्वरूप OP1 कीमत का निर्धारण होता है और यहाँ एक फर्म को केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। लीजिए अब हम एकाधिकारी की हानि के बारे में पढ़ेंगे कि अल्पकालीन समय में एक एकाधिकारी को हानि भी प्राप्त हो सकती है। ऐसा तब होता है जब औसत आगम औसत लागत से कम होती है। इस रेखा चित्र में जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि एवरेज कॉस्ट कर्व AR वक्र के ऊपर स्थित है, यानी इन दोनों के बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ E बिंदु पर फर्म साम्य में है जहाँ OQ1 उत्पादन के परिणाम स्वरूप OP1 कीमत निर्धारित होती है। औसत लागत AQ1 या OJ है जो कीमत से अधिक है, अतः फर्म को प्रति इकाई AT की हानि होती है तथा कुल PJAT है, परंतु यह हानि TFC से कम है, अतः फर्म उत्पादन को चालू रखती है। लीजिए अब हम एक एकाधिकारी के दीर्घकालीन संतुलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दीर्घकालीन संतुलन। दीर्घकाल में एक एकाधिकारी फर्म को अधिसामान्य लाभ या असामान्य लाभ प्राप्त होता है। यह असामान्य लाभ फर्म 3 तरह से संयंत्रों का उपयोग करते हुए प्राप्त कर सकती है। ये निम्न हैं: अनुकूलतम आकार का संयंत्र, अनुकूलतम से कम आकार का संयंत्र तथा अनुकूलतम से अधिक आकार का संयंत्र। अनुकूलतम आकार का संयंत्र वह होता है जहाँ जिसे हम इस रेखा चित्र से समझ सकते हैं कि जहाँ MR बराबर MC और AR बराबर AC की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। यहाँ AC के न्यूनतम बिंदु पर एक फर्म उत्पादन का कार्य संपादित कर रही है, इसलिए यह अनुकूलतम आकार का संयंत्र कहलाता है। एकाधिकारी का दीर्घकालीन संतुलन वक्र है ये। इसमें उत्पादन पर E बिंदु के अनुरूप है और MR वक्र LMC वक्र को काट रहा है। E बिंदु के अनुकूल SCC तथा SMC वक्र भी बराबर है। यह अनुकूलतम आकार के संयंत्र की स्थिति है जिसमें कीमत OP1 तथा उत्पादन OQ1 है और फर्म की औसत
लागत जो है वह OJ है, अतः एकाधिकारी फर्म को AEP1J कुल अधिसामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। यानी इस स्थिति में रेवेन्यू अधिक प्राप्त हो रहा है फर्म को, जबकि उसकी औसत लागतें जो है वह औसत आगम से कम है। अनुकूलतम आकार से कम आकार का संयंत्र यहाँ इस रेखा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ प्रति इकाई कीमत OP1 है, उत्पादन OQ1 हो रहा है, E बिंदु पर साम्य की स्थिति है, प्रति इकाई लागत OQ1 प्राप्त हो रही है और प्रति इकाई लाभ AB के बराबर प्राप्त हो रहा है और कुल अधिसामान्य लाभ P1JAB के बराबर प्राप्त हो रहा है। अब हम अनुकूलतम से बड़े आकार के संयंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ये हम इस रेखा चित्र से समझ सकते हैं। इस रेखा चित्र में E बिंदु पर साम्य स्थापित हो रहा है, जहाँ OQ1 उत्पादन तथा OP1 कीमतें निर्धारित हो रही हैं और प्रति इकाई लाभ AJ के बराबर है। अतः हम निष्पक्ष रूप से यह कह सकते हैं कि दीर्घकाल में फर्म को अधिसामान्य लाभ ही मिलेंगे, चाहे प्लांट या संयंत्र का आकार कुछ भी क्यों ना हो। इससे पिछले वीडियो में आपने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में पढ़ा था और आप लोगों ने देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, जबकि एकाधिकारी बाजार में फर्म ही उद्योग और उद्योग ही फर्म होती है और अन्य फर्मों का उद्योग में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। यही वजह है कि एक एकाधिकारी दीर्घकाल में